अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल सेंटर के जो उनके कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है उसके न्यूमेरिकल्स का सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। और इसमें मैंने एमसीक्यूज़ की सलूशन की वीडियो डाली हुई थी, न्यूमेरिकल्स की मैं इंशाल्लाह आज अपलोड कर रहा हूँ और आप लोगों से आप लोग उसको देख के प्रैक्टिस अपनी कीजिएगा। और अगर आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी चाहते हैं तो मैं चैप्टर वाइज जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इस पर आप 100 से 200 व्यूज़ अगर आप लोग 2 से 3 दिन में अगर इसमें ले आते हैं तो मैं न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने इसके जो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में तो वो वीडियो का लिंक भी अवेलेबल कर दूंगा। तो इसका जो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है रजिस्टर ऑफ 300 ओहम इज कनेक्टेड टू अ 230 volt AC supply. Calculate the RMS current and power dissipated and energy consumed in 2 hours. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है हम इसके डेटा यानी अगर मैं गिवन बना लूँ, यानी मेरे पास ये 2 का पार्ट 1 है, तो इसमें मेरे पास आर दी हुई है, वो मेरे पास जो है 300 है ओम है। और जो है मेरे पास वोल्टेज जो यानी RMS है, VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो मेरे पास जो है 230 वोल्ट है। और मेरे पास जो टाइम दिया हुआ है वो 2 आवर्स है। तो अब आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले मिनट्स में जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 तो वो 3600 डायरेक्ट हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7200 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसमें मैं अगर RMS निकाल लूँ तो मेरे पास यानी RMS का होता है फॉर्मूला V/IR। अगर मैं ओम्स लॉ वाला इसके अंदर अप्लाई करूँ तो वो मेरे पास क्योंकि इसके अंदर हमें IRMS निकालना है, यानी जो करंट है इसके अंदर हमें इसके अंदर जो कैलकुलेट द RMS करंट, तो RMS करंट हमें निकालना है। तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट ही जो है वो फार्मूला लिख के जो V/IR के लिए होता है उसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, यानी V/R। तो VRMS वाला इसके अंदर हम लोग जो है डेटा डालेंगे। तो V मेरे पास 230 है, उसको आप जो है 300 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 300 से, हाँ, तो जो है मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0.767 एम्पेयर आएगा। तो ये इसका पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो अब इसमें जो पार्ट 2 उन्होंने बोला है कि पावर डेसिपेटेड, पार्ट बी कह लें, पार्ट 2 कह लें। तो इसके अंदर अब हमें पावर निकालनी है P। तो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है या तो V मल्टीप्लाई बाय I या होता है P/V² होता है। तो इसमें हमारे पास जो डेटा के हिसाब से VRMS भी गिवन है, IRMS भी गिवन है। तो मैं वही वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, P/VRMS मल्टीप्लाई बाय IRMS। तो अब जो है मैं इसके अंदर जो है वैल्यूज़ डालूँगा। तो मेरे पास V की वैल्यू है 230 वोल्टेज की मल्टीप्लाई बाय 0.767 एम्पेयर। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी 173 पॉइंट ये। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पार्ट 2 भी खत्म होता है। पार्ट 3 जो कर देता है जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास एनर्जी होगी वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी इसमें 2 आवर्स में बोला है तो उसको हम जाहिर सी बात है E=P मल्टीप्लाई बाय T। तो वो होगा 176.33 मल्टीप्लाई बाय 7200। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा, मैं इसको एक्सपोनेंट में साइंटिफिक से कर रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा 1.7 10 की पावर 6 जूल। पावर एनर्जी का यूनिट जूल होता है। और अगर इसको आप यानी अगर वो क्या कहते हैं इनके जो सफिक्स में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको MJ भी कर सकते हैं, वो मेगा जूल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो है पहले न्यूमेरिकल के जो 2 पार्ट्स थे वो ख़त्म होते हैं। तो अब हम जो इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब जो इसके अंदर जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट वो मैं आप लोगों के सामने रीड करता हूँ। आप लोग PDF
का लिंक जो पुरानी वीडियो उसमें से निकाल लीजिएगा। तो इसके अंदर जो है PDF का लिंक जो जो दूसरा न्यूमेरिकल है मेरे पास वो है चॉइस में ये आ रजिस्टर ऑफ 20 ओम इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड। तो उन्होंने बोला है कि आपको AC इन AC सर्किट फ्रीक्वेंसी 50 ओम कैलकुलेट टोटल इम्पिडेंस। तो अब इसमें हमें जो है टोटल इम्पिडेंस निकालनी है। ठीक है, ये चॉइस वाला ही क्वेश्चन है, तो मैं इसको और वाले से लिख देता हूँ, आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले भी मैं डेटा बना लेता हूँ, डेटा आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को बार बार ना देखना पड़े। यहाँ पे ये 20 ओम्स है और जो C कैपेसिटेंस दी हुई है वो 10 माइक्रोफेराड है। माइक्रो जो है 10 की पावर -6 होता है, मिली जो है 10 की पावर -3 होता है और नैनो जो है 10 की पावर -9 होता है। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा कन्वर्जेंस को। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितनी है 50 हर्ट्ज़ यहाँ पे दी हुई है 50 हर्ट्ज़। तो अब सबसे पहले मुझे यानी कैपेसिटेंस यानी इसके अंदर जाहिर सी बात है जो मेरे पास फार्मूला का यानी मुझे XC निकालनी है, तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ पर इम्पीडेंस का फार्मूला होता है उसके अंदर X यानी जो कैपेसिटेंस होती है वो निकालनी है। तो अब सबसे पहले जो है मैं इसको पार्ट 1 में डिवाइड करता हूँ, मैं XC निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास जो है XC का फार्मूला होता है 1/2 पाई FC। तो इसके अंदर अब जब मैं वैल्यू सारी सिंप्लीफाई करूँगा, मैं इसको क्योंकि तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय पाई को पाई रहने क्योंकि साइंटिफिक में डालेंगे तो वो आप जो है कर देंगे शिफ्ट दबा के, जो इक्वल्स टू का है उसमें जो ऊपर पाई होता है वो आप वो वाला करेंगे। तो आप जब इसको ये सारी मैं इसके अंदर वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो मेरे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 318 यानी 318.3 ओम। तो मेरे पास जो है ये इसकी कैपेसिटेंस यानी जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है वो आ गई। तो अब जो हमें टोटल जो अब हमें जो इम्पिडेंस निकालनी है, जो मेन चीज़ है वो हम लोग जो है इस पर करते हैं, इम्पिडेंस जो जिसको हम लोग जो है Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z का जो मेरे पास फार्मूला होता है वो होता है √R² प्लस XC² प्लस XC²। में ज़रा एक मिनट इसको सही कर दूँ ताकि ये मल्टीप्लाई लग रहा होगा ये प्लस ये। अब इसके अंदर मैं जो है वैल्यूज़ डालूँगा, अंडर रूट में इम्पिडेंस की डालूँगा और जो मेरे पास ये रेजिस्टेंस दी हुई थी वो 20 ओम है, 20 का स्क्वायर प्लस 318.3 का स्क्वायर। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग जो कैलकुलेटर से डाल के कर लीजिएगा। तो जो मेरे पास इसका स्क्वायर 400 होता है, इसका अगर 318.3 का करूँगा तो 101314.89 आएगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 1017.8। जब आप इसका रूट लेंगे तो मेरे पास जो है जो Z आ जाएगी, जो टोटल इम्पिडेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 318.9। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 319 के बराबर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है फिनिश होता है। अब हम जो है इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे पास है। उसमें हमें क्या निकालना है, हमें डी ब्रोगलीज थ्योरम निकालना है, सॉरी डी ब्रोगलीज की वेवलेंथ निकालनी है। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मिली सेकेंड। तो अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम जो है इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। ये हमारे पास जो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास यानी क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। तो अब हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का 2। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेलोसिटी दी हुई है उसको मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वो मेरे पास है 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसके अंदर जाहिर सी बात है हमारे पास me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता होना चाहिए। वो होता है 9.11। इसको आगे लिख देता हूँ 9.11
9.11 10 की पावर माइनस 31 kg। और इसके अंदर जो है ये ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास जो h की जो वैल्यू होती है, जो प्लांक्स कांस्टेंट में जो h होता है उसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 6.63 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अच्छा, अब जो हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला है मैं एफ करके लिख देता हूँ, वो होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एच अपॉन एम वी। तो अब जाहिर सी बात है हमें यानी डी ब्रोगलीज वेव लेंथ ही निकालनी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल दूंगा। जो मेरे पास एच की वैल्यू दी हुई थी 6.63 10 की पावर माइनस 34, और यहाँ पे जो मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10 की पावर माइनस 31, और जो वेलोसिटी थी 1 10 की पावर माइनस 6। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी लैम्डा की, वो आएगी मेरे पास 7.27। ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है स्टूडेंट। हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं जो इसमें चॉइस में, उसमें हमारे पास है स्टील वायर लेंथ ऑफ 2.5 मीटर या रेडियस 1 मिलीमीटर स्ट्रेच बाय 1.2 मिलीमीटर विद अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज अप्लाइड, कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ वाई। यानी हमें यंग मॉडुलस निकालना है। तो ये मैं यहाँ पे वाई एम करके ले देता हूँ, इससे आप लोग समझ जाएगा ये यंग मॉडुलस का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं डेटा बना लेता हूँ, यानी जो मेरे पास डेटा दिया हुआ है, डेटा यहाँ पर मेरे पास जो एल है लेंथ है वो 2.5 मीटर है, जो रेडियस आर है वो मेरे पास 1 मिलीमीटर है। उसको मैं अगर सेंटीमीटर में करूँगा तो 1 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा मीटर में। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सटेंशन यानी जो डेल्टा एल दिया हुआ है वो भी मेरे पास 1.2 mm है, उसको भी जो है हमें एम में करना होगा। तो जब हम उसको उसको भी करेंगे तो वो मेरे पास हो जाएगा 1.2 माइनस 3 m। लास्ट जो हमारे पास फोर्स दी हुई है वो हमारे पास ये क्या कहते हैं 150 न्यूटन। अच्छा, जो हमारे पास स्टूडेंट जो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है उसके अंदर हमें जो है ए भी रिक्वायर्ड होता है, यानी जो लेकिन हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो वाई निकालना है यंग मॉडुलस, और दूसरा हमें एरिया भी निकालना है। तो जो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है उसके अंदर एरिया, तो एरिया हम लोग मैं यहाँ ऊपर निकाल लेता हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला। तो जब मैं इसको वैल्यू डाल के करूँगा सिंप्लीफाई, नहीं पाई को पाई रहने दूंगा और उसको मैं डाल दूंगा 1 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा 3.16 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है। अब सिंपल जो है हम लोग मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ कि मैं इसको भेज दूँ। ठीक है, यहीं से मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। ये मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। जो यंग मॉडुलस का मेरे पास फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल। सिंपल है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू डाल देंगे। फोर्स की वैल्यू मेरे पास 150 है, और जो मेरे पास लेंथ की वैल्यू थी वो 2.5 थी, और जो है अपॉन में एरिया मेरे पास आया है 3.14 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय जो डेल्टा एल था, जो एक्सटेंशन थी वो थी 1.2 10 की पावर
-3, इधर मैं माइनस लिखना भूल गया, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, आप लोग जो है स्टेप्स ये मिस कर सकते हैं। अब आप लोग जो है माशाल्लाह से बड़ी क्लासेस में है, तो आप लोग ज़्यादा स्टेप में कैलकुलेशन हर स्टेप में शो करना इतनी ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्ट मैथ्स में से फिजिक्स केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं यंग मॉडुलस की मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, आप लोग भी वैल्यू को एक दफ़ा जो है कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला न्यूमेरिकल भी जो है हमारे पास फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि जितने मैंने अभी न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे और राइटिंग भी मेरी आपको सही से नज़र आ रही होगी। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। तो अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हम उसकी तरफ चलते हैं। उसमें है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.2 10⁻12 हर्ट्ज falls on a metal surface whose work function is 4.5 electron volt eV. Calculate the maximum kinetic energy of immediate electron stopping potential और फिर वो एक्स-रेज वाला यानी कॉम्पटन इफेक्ट वाला दूसरा। तो पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ से हम लोग 3 की हेडिंग डालते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही है पहला वाला, यानी जो मोनोक्रोमेटिक वाला है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेटा बनाऊँगा। मैंने यहाँ पे डेटा की हेडिंग डाली, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे चीज़ें लिखूँगा। जो फ्रीक्वेंसी मुझे दी हुई है वो कितनी है, 1.2 10⁻14 हर्ट्ज, सही। और यहाँ पे जो मेरे पास वर्क फंक्शन है, मैं वर्क शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, FUNC लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, वर्क फंक्शन जो इसका सिंबल मेरे पास ये होता है, तो मेरे पास है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है सबसे पहले जाहिर सी बात है हमें फोटोन एनर्जी यानी हमें EV चाहिए होगा। तो सबसे पहले जो आप जाहिर सी बात है एनर्जी को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना होगा। तो जो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=H, जो हमारे पास E= उसका होता है E=HF का। तो सिंपल है, सबसे पहले मैं वही वाली चीज़ निकाल लूँगा यहाँ पे कि इसमें फोटोन की एनर्जी निकालनी है, HF। तो अब इसमें जो है हमारे पास H की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे भी जो है लिख देता हूँ कि H की वैल्यू क्या होती है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। तो अब मैं यहीं पे यहाँ पे 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.240। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मेरे पास एनर्जी आएगी वो आएगी 7.95 10⁻20 जूल। अच्छा, अब इसमें इन्होंने बोला है कि हमें एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो एनर्जी इन EV। तो अब हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस बराबर होता है, 1.6। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 1 EV, मैं इसके ऊपर स्टार भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पॉइंट याद रहे। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 10⁻19। ठीक है, तो अब इसको सिंपल क्या करेंगे, जो मेरे पास एनर्जी आई थी उसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, जूल्स यानी जो जूल्स में आई थी। तो मेरे पास ये आ जाएगी 1.6 ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे मेरे पास एक्सपोनेंट ऊपर चला जाएगा, तो ये -20 + 19 हो जाएगा, तो वो -1 रह जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो मेरे पास आएगा 0.49 EV। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसमें जो है हमारे पास एक चीज़ उन्होंने बोला है कि जब हमारे पास एनर्जी है वो इससे यानी जो क्या कहते हैं जो हमारे पास वर्क फंक्शन था उससे बड़ी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं हुए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इसके अंदर 0 होंगे। ये बात आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। जो जिसमें हमारा चॉइस वाला क्वेश्चन था कॉम्पटन इफेक्ट वाला, अब मैं उसको रीड करता हूँ और फिर वो आप लोगों के साथ मैं सॉल्व करूँगा। तो वो है एक्स-रेज विद एनर्जी 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंडरगो कॉम्पटन स्कैटरिंग
with a target where scattered X-rays are detected 30 degree relative for the X incident X-ray. Determine the Compton shift at the angle of energy of the scattered X-rays and the energy of recoiling electron. ठीक है, तो अब हम इसकी तरफ जाते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉम्पटन का लिख लूँ ताकि आप लोगों को कॉम्पटन भाई का फैक्ट है ये कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसके डेटा की जो चीज़ें उसका मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे मेरे पहले जो मेरे पास एनर्जी दी है वो मेरे पास है 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्लियर, किलो का मतलब 3 होता है। ठीक है, तो अब हम जो है इसको यानी इसको किलो में ही रहने दें, वो सही रहेगा। ठीक है, तो जब हम इसको जो है थीटा यहाँ पे मेरे पास 30 डिग्री है, और जो मेरे पास कॉम्पटन शिफ्ट का जो मेरे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि डेल्टा लैम्डा, इसमें हम डायरेक्ट हम सॉल्व भी करें नहीं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी। ठीक है, एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है हमारे पास। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा एच अपॉन एम नॉट सी को, इसमें यानी हमारे पास ऊपर एम नॉट सी की यानी जो होती है वो 2.43, जब हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर वैल्यू डाल के नहीं एच, ठीक है, एच हमारे 6.63 होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको पता है सी 3 वो वाली होती है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यानी इसमें तो अच्छा मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है वैसे। ये फिर जो मेरे पास 1 माइनस कॉस 30 है, तो कॉस 30 0.866 होता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे 0.866 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 3 माइनस 14 मीटर, यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पे स्कैटर्ड एनर्जी है, तो स्कैटर्ड एनर्जी के लिए जो मेरे पास फार्मूला होता है वो ई डैश यानी होता है ई डैश का इजिकल टू ई अपॉन 1 प्लस ई अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। यानी ई यहाँ पे जो अच्छा स्टूडेंट्स सारी एनर्जी है, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्कैटर्ड मैंने स्कैटर्ड और स्कैटर्ड ई एन जी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जो मेरे पास इसका फॉर्मूला होगा ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई स्लैश एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब मैं इसको मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करूँगा, ये जगह ख़त्म हो जाती है तो मैं नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। जब इसके अंदर इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ सारी, तो ई डैश इज इक्वल टू 300 अपॉन 1 प्लस 300 अपॉन 511 जो है एम नॉट सी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये मास है और वो चार्ज वाला है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये हो गया 1 प्लस, फिर इसको मैं 1 माइनस 0. इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में डाल दें, साइंटिफिक में आपको कोई इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 278.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी मैंने यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी है, तो ये भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ रहा है। फिर जो मेरे पास जो रिकॉयल एनर्जी है, रिकॉयल एनर्जी भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इसका निकाल लेना हूँ। रिकॉयल एनर्जी, तो रिकॉयल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी वो होती है ई माइनस ई डैश होता है, ई के ई इज इक्वल्स टू ई माइनस ई डैश। तो 300 माइनस
278.1। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो वो 21.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला न्यूमेरिकल जो है फिनिश होता है। अब हम जो इसके बाद वाला न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें ये है 1 किलोग्राम ऑफ आइस at 0 degree is melted and converted to water at 0 degree centigrade. Compute this change in entropy। यानी इसलिए जब हमारे पास एंट्रोपी का न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी सा है, आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करता हूँ। ये नंबर 4 है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एंड हो गया, मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए। एंट्रोपी का मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल की वो डाल दी है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे जो मास है वो 1 kg आइस का 0 डिग्री है। तो टेम्परेचर अब जाहिर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो यहाँ पे होता है वो 273 केल्विन होगा, यानी मास 1 kg है। और जो मेरे पास टेम्परेचर यानी जो 0 डिग्री, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे 273 केल्विन यहाँ पे ले देता हूँ। और मुझे यहाँ पे जो डेल्टा एस यानी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो मुझे यहाँ पे निकालना है। तो यहीं पे मैं सोल्यूशन डाल के फॉर्मूला डाल के वैल्यूज़ ले देता हूँ कि आंसर ले देता हूँ। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ आगे ब्रैकेट बना के, एल एफ 3.34 10 की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर आप वैल्यूज डालें। मास 1.1 है, ये 3.3 10 की पावर 5, और यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो मेरे पास था 273। तो जब मैं यहीं पे थोड़ा सा आंसर ले लेता, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास उसकी वैल्यू आएगी 1223.4 जूल पर केल्विन। मैं जो है इसको यहाँ पे ये मैंने एंट्रोपी यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है एंट्रोपी की चॉइस में जो है, अब हम जो है उसकी तरफ चलते हैं। उसको मैं रीड करता हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस करके उसका सोल्यूशन करता हूँ। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज फील्ड इज 112, हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर्स, कंटेन 3 kg of air at pressure 18 atm. How much air would be forced into the tank to increase the pressure to 21 atm? Assuming, इस अंदर क्या बोला है, assuming no change in टेम्परेचर। अच्छा, अब इन्होंने ये चीज़ बोला है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी एक तरीके से कांस्टेंट है और जो है टेम्परेचर भी कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर के अंदर भी जो है कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। तो सॉरी, एट कांस्टेंट वी, यानी उन्होंने बोला है कि हुज वॉल्यूम इज दिस, यानी 112 लीटर उसका भी, और दूसरे वाला जो टैंक है उसका भी जो है वॉल्यूम यही है। तो इसमें जो हमारे पास जो फार्मूला क्या कहते हैं, सॉरी, जो फार्मूला होगा वो हमारे पास कहते हैं कि वो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M का लगेगा। तो उसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो P1/M1 इज इक्वल्स टू P2/M2 वाला होगा। तो मैं इसमें डायरेक्ट ही यहाँ पे मैं डेटा आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ये आसान है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट, चले मैं लिख ही देना। यहाँ पे मास M1 दिया हुआ है 3 kg, P1 ATM है, सॉरी 18 ATM है। ये थोड़े ट्रिकी न्यूमेरिकल से, क्योंकि ये मुझे होपफुली मैंने पूरी बुक देखी थी, मुझे बुक में मिले नहीं थे। अगर आपको कहीं मिले स्टूडेंट मुझे लाजमी बताएगा, हो सकता है शायद वो मुझसे पार्ट स्किप हो गया। मैंने 2-3 दफ़ा वो बुक जो इंटर की बुक है वो मैंने रिव्यू की है। अब मुझे यहाँ पे M2 निकालना है। तो जो मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन के लिए जो फार्मूला होगा कि P1 M1 P2/M2, तो मैं इसको M2 के लिए अरेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा P2 M1 P1। तो मैं इसके अंदर सिंपल वैल्यूज डाल दूंगा सारी। 21 मल्टीप्लाई बाय 3/18। तो मेरे पास ये आ जाएगा 3.5
kg। अच्छा, अब इसमें जो है, अब इसमें उन्होंने बोला है कि मास टू बी फोर्स्ड इन, यानी जो मेरे पास जो आया है वो यानी तो अब मेरे पास वो होगा जो मास टू बी फोर्स है, यानी m2 माइनस m1, तो वो हो जाएगा 3.5 माइनस 3, तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 kg। तो मेरे पास वो ये आ गया। तब ये वाला भी क्वेश्चन फिनिश होता है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कार्बन एटम न्यूक्लियस विच हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 12.014 U। तो अब हम जो है इसको डिस्कस करते हैं, इसमें किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एटॉमिक मास है, मैं इसको शुरू करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लूँ। आई होप स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें हमारे पास जो डेटा है, डेटा के हिसाब से मैं चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ। मेरे पास जो मास दिया हुआ है वो है 12.014 U, और जो मेरे पास Z यानी जो Z है वो मेरे पास है 6, और जो N है वो भी मेरे पास 6 है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है इसमें हमें मास डिफेक्ट सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें चाहिए होगा, यानी डेल्टा M हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, और बाइंडिंग एनर्जी को मैं शॉर्ट में BE लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास मास रिक्वायर्ड है, तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे उसको, यानी जो क्या कहते हैं, जो हमें 1. अच्छा, अब ये 1.06 जो हमें मास कैसे आया है, ये जो हमारे पास जो मास पर न्यूक्लॉन्स वगैरह का होता है, इसको जो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो उसको जो हम लोग इस तरीके से करेंगे, जो मेरे पास होता है जी। तो अब मैं इसमें हमें डायरेक्ट ही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ कि 1 + 6 तो जो मेरे माइनस ये हो जाएगा 12 पॉइंट, तो जो मेरे पास डेल्टा M आएगा वो आएगा 0.0844 U। फिर यहाँ पे मैं बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेता हूँ BE। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा M मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास चार्ज होता है वो 931.5 वाला जो होता है, तो उसमें 931 MV। तो जो मेरे पास ये आएगा 78.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला न्यूमेरिकल भी जो है फिनिश होता है। अब जो हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल रह गया है वो जो है हमारे पास कौन सा है, सॉरी सेकंड लास्ट है हमारे पास जी, जिसमें जो है वो रिलेटिव मास टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमें इसमें निकालनी है। फिर इसका हमारे पास जो 7 है वो हमारे पास यहाँ पे लास्ट है। बाकी जो है इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। लॉन्ग में जो है इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो मैं ये वाला न्यूमेरिकल जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 0.96 c कैलकुलेट द फॉलोइंग रिलेटिव मास टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम जो इसकी तरफ चलते हैं। जी, तो मैं उसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ।
तो मेरे पास यहाँ पे जो कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब सबसे पहले मेरे पास जो डेटा के हिसाब से जो गिवन है वो मेरे पास v है। v यहाँ पे मेरे पास कितना है 0.96 है, जो इसकी वेलोसिटी है c। और अच्छा, इसमें आप सबसे पहले तो ये है कि हमें रेस्ट मास भी चाहिए होगा m नॉट, यानी हम इसको रेस्ट मास को जो हम लोग m नॉट सपोज कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप लॉरेंस फैक्टर लगेगा, यानी जो लैम्डा हम लोग निकालते हैं तो वो क्या होता है 1/√1 माइनस u स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले जो है मैं वो कर लूँगा लॉरेंस फैक्टर। मैं यहाँ पे L लिख रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा, यानी जो उसका जो मेरे पास फार्मूला होता है 1/√1 माइनस v नॉट स्क्वायर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये सेम ही होता है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 1 माइनस 0.96 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। जो इसकी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लीजिएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 3.57 के बराबर आएगी। फिर इसमें हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास निकालना है पार्ट ए में। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म करके RM करके लिख देता हूँ। RM यानी रिलेटिविस्टिक मास मुझे निकालना है, तो वो m इज इक्वल टू m नॉट इज इक्वल टू 3, क्योंकि मुझे m नॉट अभी यहाँ पे पता नहीं है, हमें m नॉट यहाँ पे निकालना है, तो इसलिए। अच्छा, अब इसमें जो है हमें टोटल एनर्जी भी निकालनी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ m नॉट आएगा, क्योंकि हमें m नॉट यहाँ पे टोटल एनर्जी यानी TE, तो E इज इक्वल टू, तो हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पे जो टोटल एनर्जी निकाल रहे थे, तो अब हम जो है उसकी तरफ कंटिन्यू करते हो। लैपटॉप की बैटरी फिनिश हो गई थी तो थोड़ा इशू आ गया था। तो E इज इक्वल टू YMC स्क्वायर। तो मेरे पास वो ये चीज़, क्योंकि हमें जो 0.9C दी हुई है, तो इस वजह से जो है हमें m नॉट यानी जो है, तो उसको हमने उसी की वैल्यू टर्म्स में रखना पड़ा है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी है KE, जो हमें पार्ट C में निकालनी, KE इज इक्वल टू वो होता है E इज इक्वल टू E माइनस m नॉट C स्क्वायर, हो जाएगी 3 m नॉट, यानी हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, -1 इज इक्वल टू 2 m नॉट C स्क्वायर। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग लाजमी मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है नंबर 7। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.08 हेनरी कैरी द करंट ऑफ 6 एम्पियर, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन इट एंड इफ अ बॉडी फॉल्स टू 0 in 0.04 सेकेंड, कैलकुलेट द इंड्यूस EMF, यानी इसमें हमें जो इंड्यूस EMF भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेटा बनाते हैं, फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे पास जो डेटा के हिसाब से चीज़ें मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। डेटा L इज इक्वल टू 0.08 हेनरी, और जो करंट मेरे पास दिया हुआ है I, वो मेरे पास यहाँ पे 6 एम्पियर है, और जो टाइम है डेल्टा T कह लें उसको 0.0 ये कह लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है इसको हम लोग
सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी जो एनर्जी निकालने का जो मेरे पास फार्मूला होता है, यानी मैं ए में अगर एनर्जी कर दूं वो U इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.5, यानी 1/2 को 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.08 ऑफ टाइम का स्क्वायर, यानी टाइम यहाँ पे जो मेरे पास 36 दिया हुआ था, तो जब हम जो है डेल्टा टी है तो उसको जब हम करेंगे तो वो मेरे पास 0.04 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 0.04 का जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा सॉरी 0.04 नहीं, वो 6 है, वो मैं टाइम का देख रहा था, तो इसका डायरेक्ट 36 हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास 1.44 जूल आ जाएगा। फिर जो हमारे पास पार्ट बी में है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ ये, तो इसका हमारे पास होता है E इज इक्वल टू L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज डालें, 0.08 इंडक्टर की वैल्यू है, डेल्टा आई मेरे पास 6/0.04, तो मेरे पास जिसका आंसर आएगा वो आएगा 12/4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो है सारे न्यूमेरिकल्स फिनिश होते हैं, जिसके अंदर जो है जो क्या कहते हैं एक इसके नीचे वाला ही क्वेश्चन है जिसमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो मैं उसकी वैल्यूज़ बता देता हूँ। वो से जो आपका जो रिडबर्ग वाला जो फार्मूला होता है RH वाला 1/n1² वाला, तो उसमें जो आपकी जो शॉर्टेस्ट बनेगी जो n इज टू इनफाइनाइट पे बनेगी, तो वो होगा 1485 नैनोमीटर। जो लॉन्गेस्ट होगी वो n इज टू 5 पे होगा, तो वो 4051 नैनोमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैंने आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल सेंटर के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर थे फिजिक्स के, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स थे मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इसमें एफर्ट्स लगी, इसको देखिएगा। अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स भी चाहते हैं पेपर से पहले सेपरेट कि मैं चैप्टर वाइज शेयर करूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।